कल हमने जनरेटर की ये पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था हमने। जनरेटर की कॉइल जब घूम रही है मैग्नेट के बीच में, तो कॉइल की पोजीशन में नहीं, कॉइल के ओरिएंटेशन के साथ साथ कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। कॉइल का एंगल बदलता रहता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। देखिए, इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था एनबीए, फिर हो गया जीरो, तो डिक्रीज हुआ ना मैग्नेटिक फ्लक्स, डिक्रीज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फिर जीरो से बढ़ करके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एनबी हो गया, तो फिर इंड्यूस हुआ ईएमएफ, फिर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है, लगातार वेरिएशन हो रहा है, चेंज हो रहा है लगातार। तो इस चेंज के कारण क्या चल रहा है, लगातार ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लगातार ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लगातार बिल्कुल। और इस तरह से आप देखें ध्यान से कि ईएमएफ टाइम जीरो पर जीरो है, फिर T/4 पर ईएमएफ इंक्रीज होते होते मैक्सिमम इंक्रीज हुआ, और जब टाइम T/2 बना तब तक ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहां एंगल थी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली पोजीशन थी, ठीक है, जीरो, और फ्लक्स कितना, मैक्सिमम। उसके बाद कंडीशन ये आ गई, T/4 टाइम पर कितना घूम गई, यहां से यहां तक 90 डिग्री घूम गई π/2, तो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ बढ़ गया मैक्सिमम। फिर उसके बाद यहां तक आई कॉइल, ठीक है, कितना हो गया टाइम पीरियड हो गया T/2, और कितना घूम चुकी है, यहां से लेके यहां तक पूरा 180 डिग्री घूम चुकी पाई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये गई, फिर ये पोजीशन आई कॉइल की, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से मैक्सिमम हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ। और कितना घूम चुकी है ये, 3π/2 एंगल, टाइम हो गया 3T/4। और अब फिर से क्या हुआ, टाइम हुआ, कंप्लीट टाइम हो गया T, और फिर से वही कंडीशन आ गई जो पहले वाली थी, कितना एंगल घूम चुकी, 2π, और ईएमएफ डिक्रीज होकर जीरो हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ, देखिए, जब फ्लक्स मिनिमम है तब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है। ध्यान से देखो आप यहाँ पर, यहाँ इस जगह लाइन का जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्लोप है लाइन का यहाँ। जब लाइन का स्लोप मैक्सिमम है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना सबसे तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी के साथ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। लेकिन जब फ्लक्स आपका मैक्सिमम है, देखो यहाँ ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है। यहाँ इस पीक पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है। थोड़ा सा मुझसे पीक गलत बन गया है, ये पीक एक्चुअली आना चाहिए था आपका यहाँ पीक बनना चाहिए था ये। तो जब यहां आप देखें अगर, तो ये जो ग्राफ स्केच है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया। मतलब फ्लक्स तो मैक्सिमम है, लेकिन फ्लक्स के चेंज होने का दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मिनिमम हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट पैरेलल है, किसके पैरेलल है, फ्लक्स का ग्राफ किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, जब चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। उसके बाद जब फ्लक्स ये पूरा का पूरा रिड्यूस होकर के जीरो होता है, तो यहाँ इस जगह इस जीरो के अराउंड सबसे ज्यादा स्टीप है, सबसे ज्यादा ढालदार है ये ग्राफ। यहाँ एक्स एक्सिस के साथ सबसे बड़ा एंगल बना हुआ है, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो फ्लक्स कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के चेंज होना सबसे तेज है, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम है। इसलिए दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट हमें महसूस फील होते हैं, जबकि बिल्कुल सही है। जब फ्लक्स मैक्सिमम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। जब फ्लक्स जीरो के अराउंड है
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, सबसे तेजी के साथ ढाल बन रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा ढलानदार है ये लाइन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप ध्यान से देखें, आप इंड्यूस्ड ईएमएफ के देखें, केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ आप देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी जीरो है तो कभी ई नॉट तक इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं अचानक इंक्रीज हो गया हो, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है टाइम जीरो से लेकर टाइम t/4 तक, या कॉइल के जीरो एंगल से π/2 90 डिग्री घूमने तक इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्रेजुअली इंक्रीज होकर के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। उसके बाद जब कॉइल और आगे घूमती है π/2 90 डिग्री से आगे, तो 180 डिग्री होने तक फिर से ईएमएफ घट करके ग्रेजुअली घट करके जीरो हो जाता है, इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज होकर जीरो हो गया। किसी भी टाइम पर अगर आप देख लेंगे तो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है कहीं भी, ईएमएफ की कहीं भी वैल्यू फिक्स नहीं है, हर वक्त हर बार वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ एक टाइम लूँ टी, इंस्टेंट टाइम स्मॉल टी, तो यहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ फिक्स नहीं है बल्कि इंक्रीजिंग कंडीशन में, यहाँ यहाँ थोड़े से टाइम के लिए फिक्स है और यहाँ डिक्रीजिंग कंडीशन में। तो ईएमएफ कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है ईएमएफ, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट तक, फिर ई नॉट से घट करके जीरो तक। t/2 टाइम के बाद में, यानी कि जब आधा चक्कर पूरा कर लिया है कॉइल ने, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से बढ़ना शुरू कर देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। इस अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या अभी देखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ करके फिर से ई नॉट हो जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस ई नॉट। कब तक, जब तक कॉइल का टर्न हुआ 3/4 टर्न, 3π/2 270 डिग्री हो गया, 390 डिग्री के बराबर, 3 राइट एंगल के बराबर, और टाइम कितना हो चुका, 3t/4 हो चुका। अब कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से डिक्रीज होकर जीरो आता है 1 कंप्लीट टाइम के लिए। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, टाइम को आप एंगल में और एंगल को आप टाइम में आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। टाइम क्या है, ये कैपिटल टी यहाँ कौन सा टाइम है, कैपिटल टी यहाँ टाइम है, ये कॉइल है आपकी इनिशियल थी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा रेड पेन, इसके पैरेलल थी कौन, एरिया वेक्टर, दिस इज मेरी उंगली जो है ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और यहाँ से कॉइल ने घूमना शुरू करा, ये t/4 टाइम हुआ, ये t/2 टाइम हुआ, ये 3t/4 टाइम हुआ, और ये पूरा का पूरा टाइम हो गया t। जितने टाइम में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक टर्न लगा रही है, पूरा एक चक्कर लगा रही है, वो है कैपिटल टी टाइम। और इसी को कैपिटल टी को अगर आप एंगल में देखोगे तो यहाँ एरिया वेक्टर, दिस, ये पेन मेरा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जीरो, कॉइल घूमी तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, फिर ये घूमी, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 180 क्योंकि बिल्कुल अपोजिट आ गए, फिर घूमी तो अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 370 डिग्री, 3 राइट एंगल के इक्वल, और फिर एंगल हो गया आप 360 डिग्री यानी 2π। तो यहाँ इस कंडीशन में टाइम कितना हो चुका है t/2, एंगल कितना डिस्क्राइब कर चुकी है, कितना रोटेट कर चुकी है 1π। तो पाई एंगल और टाइम आपस में एक दूसरे में यहाँ वेरिएबल रहेंगे, समझ आए बात। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है जेनरेटर के अंदर कॉइल के घूमने का टाइम, एक चक्कर लेने का टाइम, और इस एक चक्कर में कितना एंगल घूमती कॉइल, 2π एंगल घूम जाती है, करेक्ट करेक्ट। अब यहां हम एक वर्ड और यूज करेंगे, एक वर्ड और यूज करेंगे, बहुत ध्यान से इसे समझना, और ये काफी मैथमेटिक्स है इस पूरे लेसन में, काफी एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूशन है, बहुत जबरदस्त तरीके से ये एक दूसरे में मिली हुई सारी चीजें। कैपिटल टी, मैं बहुत बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ जो किताबों में लिखी हुई नहीं है लेकिन बार बार यूज होती हैं। ये है कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन, वन रोटेशन,
नॉट रिवोल्यूशन। 1 रोटेशन बाय कॉइल, कॉइल का एक रोटेशन करने में लगा टाइम है, कॉइल का एक रोटेशन करने में लगा हुआ टाइम है कैपिटल टी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एफ, या इस फ्रीक्वेंसी को हम एन भी लिखेंगे। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ रोटेशन बाय कॉइल इन 1 सेकेंड। एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी और एन 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये कॉइल है, यहां थी कॉइल, एक चक्कर पूरा हो गया। इस एक चक्कर में जितना भी टाइम लगा ये टाइम था टाइम पीरियड। सपोज इस एक चक्कर पूरा होने में 2 सेकंड लगे, ये यहां से चली कॉइल, आधा चक्कर, पूरा चक्कर, इसे 2 सेकंड लगे, तो हम टाइम पीरियड लिखेंगे 2, कैपिटल टी की वैल्यू रखेंगे 2, ठीक है। कॉइल जल्दी से घूम गई, इसे घूमने में लगा 1/4 सेकंड, एक चौथाई सेकंड लगा एक बार घूमने में, फिर एक चौथाई सेकंड लगा अगली बार घूमने में, फिर एक चौथाई सेकंड लगा अगली बार घूमने में, फिर एक चौथाई सेकंड लगा अगली बार घूमने में। तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लिए इसने? 4 चक्कर लगा लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एक सेकंड में कॉइल ने जितनी बार टर्न ले लिया ये तो फ्रीक्वेंसी है, और एक टर्न में जितना टाइम लगा ये टाइम पीरियड कहा जाएगा। यही फ्रीक्वेंसी बनेगी एसी की, यही टाइम पीरियड बनेगा एसी का। अब एक फैक्टर, एक फिजिकल क्वांटिटी इसमें और यूज होगी, ओमेगा। ओमेगा को हम बोलेंगे क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है? एंगल डिस्क्राइब लिखूं या रोटेटेड लिखूं? रोटेटेड लिख देता हूं, रोटेटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना? अगर इसने देखो ये यहां से चला और आधा चक्कर और पूरा चक्कर, एग्जैक्टली एक सेकंड में सपोज इसने एक चक्कर लगाया, तो एक सेकंड में कितना घूम गया ये एंगल? कितना घूम गया? 2 पाई। तब हम कहेंगे कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई रेडियन पर सेकंड है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई रेडियन पर सेकंड। अगर एक सेकंड में इसने 2 चक्कर लगा लिए, एक सेकंड में 2 चक्कर लगा लिए, तो एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया? 4 पाई। तो हम कहेंगे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 पाई रेडियन पर सेकंड है। तीनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। आधा टाइम पीरियड में कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? छोड़ो, तो जब सामने आएगा तब हो जाएगी। लेकिन इन तीनों टर्म्स को याद रखना है आपने। कैपिटल टी कॉइल का एक रोटेशन का टाइम, एफ और एन कॉइल के नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, ओमेगा एक सेकंड में जितना भी एंगल डिस्क्राइब करा, चाहे वो पाई हो, 2 पाई हो, पाई/2 हो, 4 पाई हो, कुछ भी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। यहां तक की बात में कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए।